सभी सम्मानित पदाधिकारीगण एवं समस्त कर्मचारी साथियों, आज सबसे पहले मैं अपने साथियों का हार्दिक धन्यवाद पेश करता हूं कि जो बृहस्पतिवार को जो घटनाक्रम चला उसमें जिस प्रकार से हमारे लोगों ने सहयोग नहीं किया, बल्कि मैंने तो उस दिन ये देखा और वो मुझे याद आई 28 जुलाई 1998 को जब हम लोग विधानसभा पे प्रदर्शन कर रहे थे गर्मियों के दिनों में, और उस वक्त जब हम पीएससी के ट्रकों पर चढ़ना शुरू किया है और जबरदस्ती पुलिस से इंतजाम कराया कि वो बसों में इंतजाम नहीं कर पाए थे, पीएससी की ट्रकें बुलवाई गई और बुलवाने के बाद अचानक पुलिस के हाथ पैर खुल गए कि अब बसें है नहीं, कैसे इनको गिरफ्तार कराया जाए। तो पीएससी की नीले रंग की जो ट्रकें होती बुलवाई गई और उसमें जब हम ऊपर चढ़े तो उस वक्त जैसे अजय गौड़ साथी हमारे थे, सीधे कभी न किसी मामले में हो, ऐसे ऐसे सीधे सीधे लोग, अच्छे अच्छे लोग भी उस पर ट्रकों पर सवार हुए और सभी साथी चेहरे तैयार हो गए। तो उस दिन की जो हमारे नए बच्चे थे, उस दिन जो हमने देखा जब मृतक आश्रित पे सब आए हैं, उनको जब हम लोग अंदर उसके पीछे खड़े थे, गिरफ्तार में खड़े हुए थे, तो उनमें वास्तविक रूप से जो बेचैनी दिख रही थी वो हमने महसूस किया कि वाकई में ये लोग इतना ज्यादा परेशान थे कि जिन्होंने, मतलब सहयोग इसको नहीं कहेंगे, ये अंतरात्मा की बात, अंतरात्मा से लोग हमारे साथ दुखी होकर क्यों परेशान थे कि हम क्या पाए, क्या कर दें। ये एक नजारा था और जैसा हमारा विश्वास है ईश्वर पे कि जो हमने किया है उसको हम आईनिक तरीके से रखते हैं। और उसने जैसा भी बता रहे थे, गुप्ता जी ने बताया और रामरुच जी ने बताया कि ईश्वरीय मदद किस प्रकार से होती है, वो साक्षात उससे दिखाई दी हम लोगों को, सभी लोगों को साक्षात के साहब प्रदेश की सबसे बड़ी कोतवाली और उसमें बैठे हुए लोग, और जब उससे कहा जा रहा है, इंस्पेक्टर उधर फोन कर रखे टाइट कर रहा है उन लोगों को कि तुम इनका दाखिला करो, और वो जो कंप्यूटर में बैठी लड़कियां थी उन्होंने कहा कि हमने कभी एनपीडब्ल्यू का दाखिला लिखा ही नहीं, हमको आता ही नहीं, हमने आम तो किया मगर ये कभी नहीं किया। फिर ये हुआ कि महिला थाने से बुलाओ, महिला थाने से बुलाने की बात आई, वहां के जो लोग आए उन्होंने कहा हमने भी अभी तक क्या ऐसा हमारी नजर में ये पहला केस है, हमने किया ही नहीं। फिर वो मामले सेट से बराबर किया जा रहा है कि आए, पर पौन घंटा 1 घंटा जो ये समय ईश्वर ने प्रदान किया और इतनी देर में हमारे सारे लोग पहुंचे और सतीश पांडे जी, शशि मिश्रा जी, दैनी साहब, मनोज मिश्रा जी, घनश्याम यादव, जितने भी जिसने चुना नगर निगम से जहां से वो सब लोग पहुंचे, जिसने सभी ने अपने अपने रिसोर्सेज से फोन कराए, यहाँ तक कि ये पता चला कि एसपी ने और एसएसपी ने फोन नहीं उठाए, बंद कर दिए। फिर कहीं से इतना ज्यादा प्रेशर डेवलप हो गया, नीति मिश्रा जी गृह सचिव क्या बैठे थे, उन्होंने प्रधानी जी को फोन किया। मैंने हर तरीके से हर आदमी ने अपना पूरा प्रयास किया और जो स्थितियां बताई गुप्ता जी ने वो सामने आ गई मात्र 2 घंटे के अंदर समय। और जब हम लोग पहुंचे हैं तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि वो भी अकल्पनीय था, क्योंकि हम तो क्या कहते यहाँ से बैठे थे, कभी हम जा रहे हैं, उससे 2 दिन पहले और जो साथी थे हमारी, इनका वारंट आया था, उसके बारे में हमने बात कराई और लिखवाया और रिपोर्ट लगवाई, सबका कराया, सामना कराया। शौर कुमार अवस्थी जी और सारे हमारे बाहर के लोग वकालतनामे पे साइन करने आए थे, तो हमने उसी गुड फेथ में ये कहा कि अभी हम जा रहे हैं और वहां बात करके चले आएंगे। और हमने पीसी ग्रीन को बताया कि तुम भी आ जाओ,
वो अपने ऑफिस से पैदल चल के आया, बीजेपी ऑफिस में मिले, बिठाया और जाके हमने फोन किया उसको, जब लोग आ गए वो आया और उसने कहा, हमने कहा यही बात कर लो, कहने लगा पुलिस में गुस्साने लगे कि आपने फोन नहीं किया, ये नहीं किया, करने लगा। कहने लगा आप एक्सरसाइज से चलिए बात कर लीजिए। तो चलो बात करने में क्या पर मोटरसाइकिल बाहर खड़ी कर दी और हम लोग चले गए। उसने एक्सरसाइज की सपोर्ट किया, वो बाहर कहने लगा कि ब्लू और आपका फौजी लगी हुई है, आप इनको ले जाओ औलाद में डालो अंदर, वहां दूसरा उसको दूसरे सुपुर्द कर दिया। वो चला तो उसने कहा जावा तलाशी कराइए आप। तो हम तो ये सकते हैं कि यार ये कौन सी बात है, कभी तो हमारा है। हमने कहा मोटरसाइकिल अंदर करा दे, कहना कुछ नहीं, मोबाइल उसने छीने कोई। हमने 3 फोन किए, सतीश पांडे किया, एक अपने घर किया और एक अपने जैदी साहब को किया। जैदी साहब ये बैठे थे, गुप्ता जी और प्रभात रंजन मिश्रा जी बैठे हुए थे। इन 3 बजे ठीक 3 बजे पहुंचे और उन्होंने कुरियर के पैसे निकाल के रख लिए। हम इत्तेफाक से फाइलें अपने साथ लेके गए थे, हाईकोर्ट और जो रेट लगाई थी, और हमारे पास मोबाइल और सब उसने ऑफ कर दिए, बांध दिया, मोटरसाइकिल ले लिया और चाबी ले ली और पुलिस वाले को आधा घंटा ढूंढ डाल कर गाड़ी डालकर उसने पहले के अंदर खड़ी करा दी। तो हमने उससे कहा भैया ऐसा नहीं, हमारे बच्चे आ रहे होंगे, लड़के आ रहे होंगे, वो जो सामान लेते जाएंगे, क्या जरूरत है, मोटरसाइकिल ले जाएंगे, करना कुछ नहीं, अब जमानत के बाद होगा, आप अंदर हो चुके हैं। आप जो मोटरसाइकिल हमने कहा मांग के ना है गाड़ी, क्योंकि वो गाड़ी मिस्त्री जी के नाम है। हमने कहा भैया मांग के ना करना, मांग के कुछ नहीं रहा है, मिलेगी आपको, मैं जो चाबी दूंगा अपने हेलमेट दे दो, कहने का कुछ नहीं मिला, आप गिरफ्तार हो चुके हैं, वो जमानत से जब आइएगा तब आपको मिलेगा। अजीब स्थितियां थी। तो इत्तेफाक से ये अखिलेश और प्रधान ये उसी इलाके में थे। लोगों ने जब फोन किया तो हमने डायरी और अपना जो सामान बांधा था वो तो उसके हवाले किया। इससे वो कह रहा है कहाँ ले जा रहे हो सामान, भाई और उतने में अपने वकील साहब को भी पुलिस से बुलवा दिया था और ये फाइल लेके उनको पीछे भेजा, वकील साहब को इनके पीछे भेजा। बहरहाल वो इस सारा एपिसोड हुआ। दूसरी ईश्वरी मदद उसके बाद क्या हुई, मतलब हालात ये थे कि हाईकोर्ट में हमने रिट सबमिट कर दी, अधिकारियों को बता दिया, उसके बाद भी जो उनका रवैया था उससे हमें एक शंका जो थी वो पूरी हो गई कि जो एक शंका ये पूरी हो गई कि जो काम यहाँ फरवरी में हुआ था, जो आतंकता की घंटी जो धमकी दे रहे हैं, उस दिन जो बात हुई उसके बाद शाम को यहाँ पर 2 बार पुलिस आई और उसमें हमारे पर आरोप लगाए गए। 100 नंबर से पुलिस आई और कैसे आई, जिस आदमी को यहाँ कोई जानने वाला नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है, तो डाबरमैन जैसे लोगों ने उसकी पैरवी करके फोन करा करके हमको गिरफ्तार कराने की कोशिश कराई उस दिन। उसके ठीक जब वो एक बार चले गए, फिर दोबारा मीटिंग में फिर दोबारा 2 इंस्पेक्टर आए उसी दिन और उन्होंने कहा कि आपने कागज छीने, जब तो कागज अंडी खा पाते हमसे को मतलब नहीं था, हमने डिस्पैच में मंगा करके डिस्पैच में मोहर लगवा के उनको दी। दोनों इंस्पेक्टर ने पूरे बयान लिए, सब बात हो गई। तब उसने इंस्पेक्टर ने हमसे सीओ से बात कराई, सीओ से उसने कहा आप सीओ साहब से बात कर लीजिए, उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा है, आप उनको कन्विंस कीजिए। मैंने सीओ साहब से बात की, पूरी घटना बताई, अपने कहा कागज रिसीव एमडी कैब में बैठे, कहीं डिस्पैच में नहीं बैठे। बहरहाल मैं एमडी कैब से अनुरोध करके उसकी कॉपी आपको नाम भिजवा रहा हूँ। वो कॉपी लेके जो इलिगेशन मेरे पे लगाए थे उससे कोई मतलब नहीं था, मगर मैंने सहयोग करते थे वो कागज भिजवाए। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हमको महसूस हुआ कि जब वहां पर ये लोग थे तो उस वक्त वहां पर प्रेशर दिया जा रहा था। उसमें जिनका संबद्धता कराई हो सकता संभवतः उनका नाम भी आया कि उन्हीं ने फोन कराया है कि इनको जल्दी से इनका दाखिला करा करके कुछ जेल भेजो। वो तो वहां पर लोग मौजूद थे, वो वैभव वगैरह मौजूद थे कि जिस तरीके से पुलिस वाले परेशान थे कि वो कंप्यूटर कुछ पकड़े गए थे, स्क्रीन पकड़ी गई थी, बांधे रखे थे, सील रखे थे, तो उनको इनको ले जाके जल्दी गाड़ी में ला दो, भेज दो। मतलब वो एक हर जगह चौराहे से फोन कराते हैं लोग जमा के कि इनको ला करके भेज दो। दूसरी उसमें बात ये लग रही थी कि हमसे पूछा कि साहब आपकी चौकी कौन सी लगती है, इलाका कौन सा लगता है, ऑफिस कहाँ है,
तो एक स्थिति ये भी बनी कि हमको वहां से तुरंत शिफ्ट कर दे किसी पुलिस चौकी में, वरना क्या कर दे। क्योंकि हमको ये थोड़ी दिखाते हैं वो कि हमने आके खुद हाजिरी दी है, वो तो दिखाते हम हमने फलानी जगह देखो गिरफ्तार किया, वो अपना ये दिखाए। पूरी प्लानिंग ये थी। तब हमने अपने लोगों से दो बातें कही थी उसे। हमने कहा देखिए तो मंगलवार को जो मीटिंग चल रही तो मीटिंग वैसे ही होना चाहिए, हम चले जा रहे हैं, कोई बात नहीं। दूसरी बात हमने ये कही कि जब इन लड़कों से कि 2 आदमी यहाँ पर बाहर जरूर रहना मोटरसाइकिल से, कि हो सकता है हमको ये शिफ्ट करने में, ताकि तुम लोग पता चल जाए कहाँ भेज रहे, अगर कपड़े वपड़े मंगाना होंगे तो कपड़े कैसे आएंगे ये तुम ध्यान रखना। क्योंकि बिल्कुल माइंड में कब था हमारा कि हमें अब रोक नहीं सकते। तो ये ईश्वरीय मदद थी। दूसरे दिन हाईकोर्ट में जब रिट लगी तो 47वां नंबर हमारा था, और 1:15 बजे तक के कोर्ट रुक जाती है। हमने वहां लगा रखा था शहर निर्माण निगम को, और निर्माण निगम वाले ने जब पहुंचा तो वो वकील साहब सीधे कोर्ट में चले गए, वो वहां इंतजार करता रहा। खैर उसका पास था, वो हाई कोर्ट में ही था, वो अंदर चला गया। हम बाहर खड़े रहे, फोन करते रहे। तो उसने कहा कि कार्रवाई चल रही है, नहीं आ सकते। वे वकील साहब को फोन किया, वकील साहब ने 12:30 बजे करीब हमको पर्ची भेजी जिसपे ट्रीटमेंट करते हैं वो, और वो उन्होंने कहा कि पास बनवा लो, जब तक तुम आओगे तब तक की यहाँ सुनवाई हो चुकी है। हम गए, लाइन में लगे, आधा घंटा करीब 20 मिनट लग गए लाइन में। तो जब उससे पास बनाने नंबर आया तो कहने का आपका रेट में कितने नंबर है? हमने कहा 500 छठा होगा। करने का ऐसे नहीं, वकील साहब से लिखवा दिलाइए। खैर हम कागज अपने साथ रखते हैं, हमने कागज निकाले, रिट निकाली, जाकर उसको दिखाए, उससे नंबर नोट कराया। 12:49 में हमारा कार्ड बन पाया, और हमने अपने मोटरसाइकिल में सामने रखा कागज, और हम जो हाईकोर्ट बहुत बड़ा इलाका है, कोर्ट तक पहुंचते मेरे ख्याल से हमको 5-7 मिनट लगे। और इस बीच हमारे पास अफसर जब नेट पे बैठ के देखते जा रहे थे कौन सा नंबर चल रहा है, कभी 34 कभी 35। जब हम अंदर जा रहे थे तो उन्होंने कहा 41-42 चल रहा है, और 42 के बाद करने के उसमें एक मिसलेनियस एप्लीकेशन लगी। अब जब मिसलेनियस आ गई तो उसका मतलब फिर वो फ्रेश एप्लीकेशन सुनना बंद कर देते। खैर अब हमने कहा ये तो और परेशानी बात आ गई, अब क्या करें? खैर जा ही रहते तो वो उसने कहा कि दोबारा आधे रास्ते पे थे कि नहीं, वो फिर से शुरू हो गई। कमरे तक पहुंचते जैसे ही हमने कमरे में घुसे हैं, वकील साहब जज के सामने खड़े हुए फाइल खोल चुके थे। मेरे ख्याल से 1:10 और 9 मिनट 10 मिनट का टाइम रहा होगा, और उन्होंने कहा कि भाई ये तो ऐसा मामला है, इतने साल पुराना है, ये हुआ। खैर उनको बताया कि साहब तामीला नहीं हुआ, ये हुआ। उनका ठीक है, हम इनको फ्रेश बेल के लिए कह देते। 1 महीने का उन्होंने टाइम हमको दे दिया, और हम 2-3 मिनट के अंदर आ गए। उसके बाद एक केस और लगा। वकील साहब ने बाहर आके कहा कि आप लोग बहुत लकी हैं, हमारा ये हालत खराब हो रही थी कि आज हमारी बेइज्जती हो जाएगी कि कहीं अदालत उठ न जाए, अदालत उठ जाए। और टाइम खत्म हुआ, 1:15 बजे कोर्ट को उठना था, और जिन जज साहब ने मुकदमा हमारा किया उसी दिन उनका रिटायरमेंट था। देखिए ये ईश्वरी, यही तो कह रहे कर लगे। फिर ये होता कि ये दूसरी बेंच में लगती, कब लगती, कब क्या होता, फिर गिरफ्तारी फिर वही होती, सब उसको कोई रोक नहीं पाता जब तक ऑर्डर नहीं होता। तो हमारा मानना ये है कि ये ईश्वरी मदद नहीं थी, और क्या था कि जहां पर कुछ काम नहीं आता है वहां पर उसकी कुदरत काम आती है कि किस तरीके से रास्ते बना करके आपको पार लगा दे। और ये आपकी नीति और नियत का नतीजा होता है। और चाहे पैसा लाखों नहीं करोड़ों रुपया हो, और जिसको जेल जाना होता है वो जेल भेज दिया जाता है। और हम अंदर खड़े होकर गिरफ्तार होकर के जूते तलवा लिए बताते सब काम हो गए। वो जगह अमीर बैठ जाइए आप, तो हम गुस्सा आने के तरह के चोरी की डकैती की है, हम खड़े रहेंगे। अगर हम खड़े नहीं रहेंगे तो क्योंकि इतना ऊंचा उनका काउंटर होता है, कोई दिखे, कोई साथी आएगा दिखेगा, नहीं सब ढूंढना के चले जाएंगे बेचारे। बहरहाल जो भी हालात उस दिन के हुए गिरफ्तारी के हमारे, और पंचम वेतन मिले हुए 20 साल हो गए, आज भी हमें उसका मुकदमा झेलना पड़ेगा, और अभी जमानत करानी बाकी है। 24 से 31 तक के कोर्ट यहाँ भी बंद है। कोशिश हमारी ये कि उससे पहले जमानत करा ले। हमने अनुरोध किया था अपने साथियों से कि जमानत में पेंसिलिंग का काम नहीं हो रहा है,
जिनके पास मोटरसाइकिल स्कूटर है उसकी आरसी की फोटोकॉपी और वो तैयार रखे, क्योंकि देखिए उसमें ये बता दे रहे कि अगर चूक हो जाएगी तो नुकसान हो जाएगा। हम जिस दिन कोर्ट जाएंगे या जो भी हमारे साथी सब जाएंगे, उस दिन कोर्ट में ये होगा कि हम पेश होंगे और हमको कस्टडी में लिया जाएगा। 1 बजे सुबह एप्लीकेशन लगेगी, 1 बजे कस्टडी में लिया जाएगा और उसके बाद वो जो सीजीएम है या डिस्ट्रिक्ट जज जहां भी लगेगी वो हमको एंट्री रिलीफ देगा और अगली डेट लगाएगा। एंट्री रिलीफ के वक्त हमको जमानत की वहां पर मौजूद होना चाहिए। उसके बाद जो कंफर्म जमानत जब करेगा डेट लगा करके, तब वो उसी जमानतगीरों को मान लेगा। इसलिए इसमें किसी तरीके की लापरवाही नहीं। जो आदमी अगर अपने अपने कागज देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कारपोरेशन के करीब 20-22 आदमी तो है कम से कम, तो उसके हिसाब से 44 कम से कम 45-46 जमानत चाहिए है। और जो भी वो मन से करे, दिखावा न करे। और उसके लिए कि भाई हमारा अगर कोई भी हमारा राम सेवक बेलदार भी चला जाएगा, अगर हमारा नरेंद्र बेलदार चला जाएगा जो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, तो वो समझिए कि इशरत ही जेल में दिखाई देंगे। हम हैं या कोई हमारा साथी है, वो पूरे परिवार का एक सदस्य मान करके, अगर कोई आदमी चाहता है कि हम इशरत भाई की जमानत लेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि इशरत भाई जिसको कह रहे हैं उसकी जमानत लीजिए। आपने इशरत भाई की जमानत ली है, ये परिवार का जिम्मेदारी है, उस वक्त कुछ नहीं है। क्योंकि अभी जितना पैसा हमने बताया कि करीब इतना हाईकोर्ट में आप देख लीजिए रिटायर करने में कितना लगता है, जब एक पर हेड के हिसाब से लोन दीजिए, सोचिए कितना पैसा लगा होगा। अभी यहाँ कितना पैसा लगना बाकी है। तो हम जो कहते हैं कि तन मन धन से हम कहते हैं, जीवा और मस्तिष्क को ध्यान रखते हुए हम अपने परिवार में वही बात रखें कि हम जब तक के हैं तो हम किसी को अपने होते हुए किसी का नुकसान नहीं होने देंगे। और हम ये चाहते हैं कि जैसा परिवार हमारा है वैसे रहे। जो लोग साजिशें कर रहे हैं कर लेने दीजिए, उनका ये सेवा है। अब हम क्या कहें कि चाहे वो पंचम वेतन का रहा मामला, कोई अभियंता जेल नहीं गया, 7वें वेतन का मामला रहा हो, आपने देखा 20 जुलाई को आप ही का विरोध हुआ जब आप यहाँ से जीपीओ तक गए, और आज सब लेके बैठ गए। मेडिकल का मामला चल रहा है, हमने अपने साथियों को ग्रुप बी वालों को दिला दिया ताकि हमारा क्लेम पक्का हो जाए, आगे हमारे रास्ता बन जाए। जिनको सबको 7वें वेतन मिला उनको मेडिकल मिल रहा है। डीए के मामले में जो लगना है उसके लिए हम ही कोशिश करें। आप अगर हो, आप करता धरता हो, आप पैसा भी कमाते हो, क्यों नहीं पैसा ले जाके डीए लगवा देते हो जाकर के। आपने एक चिट्ठी लिखी, चाहे वो इस 7वें वेतन के 11 महीने से आप हम लड़ रहे यहाँ पर, एक चिट्ठी किसी भी अभियंता के एसोसिएशन ने आपके फेवर में नहीं लिखी है, बल्कि रोड़े जो लग रहे हैं वो आपके सामने लगाए जा रहे हैं। तो ये तरीका अपनाया जा रहा है। हम तो ये मानते हैं कि एक जैसे शेर कहा जाता है कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। हमारे परिवार की जो शम्मा है वो इसी प्रकार से रोशन थी और रोशन है और रोशन रहेगी। हमारी ईश्वर से यही कामना है। जैसा भी ओम प्रकाश जी ने बताया कि हमारी सिर्फ लड़ाई इसी बात की है, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं। जो लोग सेतु निगम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो सेतु निगम के कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं कि हम सेतु निगम को लूट लें, उनके मुंह में हाथ जब हम डालते हैं तो हाथ तो हमारा जख्मी होगा। शेर के मुंह में अगर हाथ डालिएगा तो जख्मी तो होगा। मगर हमें अपने परिवार की सुरक्षा करने के लिए, या हम ये बात कहते हैं कि अगर हमारे 4 साथी जा रहे हैं और वो कमजोर है और उनको अगर शेर ने झपट्टा मार दिया उनके ऊपर, तो या तो आप मुंह मोड़ के निकल जाइए, या आप देखते रहिए, या आप बढ़कर उनको बचाने की कोशिश करिए। हो सकता है कि उनको बचाने के चक्कर में आप खुद उसके जबड़े में फंस जाए। तो हम उस स्थिति में खड़े हुए कि हमारा सेतु निगम बचा रहे, हमारे एम्प्लॉय बचे रहे और उनके परिवार चलते रहेंगे। इसी के नाते हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। 7वें वेतन के संबंध में हमने पिछली मीटिंग में बताया कि फाइल यहाँ आ गई थी, उसकी कार्रवाई शुरू हो गई। हम लोग उसी दिन शाम को कार्मिक से भी जाके फाइल निकलवा के लाए, ब्यूरो से भी आ गई भगवानी फाइल। बहरहाल वो विशेष सचिव तक पहुंच गई, वहां से होकर के अब सचिव और प्रमुख सचिव हो करके अब वो न्याय की तरफ जाएगी। इतनी कार्रवाई उसकी हुई है। ये कार्रवाई भी हम तो ये मान के चल रहे हैं कि ये कार्रवाई
इसीलिए इसमें जोर पकड़वाया गया कि किसी तरीके से ये इश्रत चले जाए, जेल चले जाएंगे और इस पर तेजी करा दो ताकि ये सब कामंडर फिर हो जाए और जो मॉनिटरिंग चल रही है फाइल की या देखने वाले की, ये काम न हो पाए। और जो उनका साथ दे रहे हैं, बताया साथी वेतन के लिए दो लाइन की चिट्ठी, इशरत को फांसी चढ़ाने के लिए 13 अनुस्मारक पत्र और उसके लिए आत्महत्या की नोटिस दी जा रही। अरे जिसको करना है और उसमें 7 करोड़ लोग दे रहे हैं, तो वो तो सामने दूध का दूध और पानी का पानी आता जा रहा है। बहरहाल ऐसे लोगों को हमेशा आप लोग ध्यान में रखिए कि कौन आदमी, एक हमारे जो आप मोहर्रम में जो होता है इमाम हुसैन का जो प्रोग्राम होता है, उनके जो पिताजी थे हजरत अली, उनका ये कौल है, उनका ये कहना है कि जिसके साथ एहसान करो, 2 बातें कही, एहसान करो, हमेशा उसके शर से बचो, मगर एहसान करो, क्योंकि एहसान करना तुम्हारी फितरत है और तुम एहसान करो, वो तुम एहसान अल्लाह के लिए कर रहे हो और जो जिसके ऊपर तुम एहसान कर रहे हो उसकी फितरत से बचो कि वो तुमको पलट के डसेगा। और ऐसे एहसान फरामोश आपकी निगाहों के सामने है कि इशरत ने किसके किसके साथ क्या क्या किया और वो आज डसने को तैयार बैठे हैं। शुक्ला जी ने बता दिया कि जैसे कैसे क्या हुआ, इससे हम नहीं डरते भाई। संत पानी में डूबते हुए बिच्छू को जब उसने अपने हाथ में उठाया और उसने उसके डंक मारा, फिर उसने उसको पानी डुबोया, जब छूटा फिर उसने उसको बचाया। तो वही है कि जिसकी जो फितरत है, जिसके जो खून में है वो काम करेगा, हमारे जो खून में हम काम करेंगे और साथ देने वाला ईश्वर था, है और जब तक दुनिया है तब तक रहेगा। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करने से पहले ये मुख्यालय शाखा की तरफ से जो ये अभी गतिविधियां चल रही है उसमें प्रबंध निदेशक को एक पत्र लिखा जा रहा है कि ये सेतुलिंगा का माहौल खराब करने की जो है उसमें सभी लोग साइन कर दें, किसी के साइन छूटे ना। इस पे जो लोग छूट जाएंगे उनसे सेक्शन में बात हो जाएगी। 2 पन्नों पे आपको एक अपने पास रहेगी, एक एमडी को भेजी जाएगी। ये 3 पन्नों पे करा तो मुख्यमंत्री भेजी जाएगी, सभी लोग उस पर सिग्नेचर कर देंगे कि इन हालातों से बचा जाए, है ना। उस कागज लग जाएगा, कैसे भी होगा। बहरहाल आप पीछे का और सादा का लगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नारे के साथ नारा लगाइए, जो होगा ईश्वर अच्छा करेगा और हमेशा सच की जीत होती है। और तो जुल्म के टक्कर पे, जुल्म के टक्कर पे इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अगले मंगलवार को फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। गद्दारों की गद्दारी।